नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 25 सितंबर, इसी महीने की 25 तारीख, यानी 15 दिन बाद, क्या माइक के सामने खड़े होके भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा बोलने जा रहे हैं जिससे लेकर इस भारत की राजनीति में फिर उफान आएगा। क्या उनके शब्द मलिक साहब, स्वर्गीय मलिक साहब से भी ज्यादा तीखे होंगे? धनखड़ साहब के नजदीकी लोगों से का कहना है कि उपराष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद वो चौटाला के फार्म हाउस में वर्तमान में रह रहे हैं और 25 तारीख को जब उनके गुरु चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उस दिन जाटों का बहुत बड़ा एक सम्मेलन होता है जो चौटाला परिवार करवाता है। उसमें पहला पब्लिक अपीयरेंस होगा पूर्व उपराष्ट्रपति का अपने इस्तीफे के बाद। थोड़ा पीछे चलते हैं। 21 जुलाई की बात है। उस दिन सांसद का मानसून सत्र शुरू हो गया था। धनखड़ ने राज्यसभा में सभापति के तौर पर दिन भर सदन की कार्यवाही चलाई। फिर उसी रात अचानक उनके उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने की खबर आ गई। पद छोड़ने के पीछे उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया। इस इस्तीफे को लेकर मीडिया में कई थियरी चलने लगी। हालांकि 48 दिन बीते जाने के बाद भी धनखड़ ने इस मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। उनके कर्मियों से बात की। इसके पहले भी हमने कहा था कि उन्होंने कहा था कि सही समय पे, जब मेरे उनके ससुराल वाले किसी से बात हो गई थी, तब ये बात हमने भी एक कार्यक्रम में कही थी कि उन्होंने कहा कि सही समय पे आने पे धनखड़ साहब बोलेंगे और दिल खोल के बोलेंगे। 9 सितंबर के पहले ये चुप्पी नहीं टूटेगी। सही वक्त आने पे सामने आएंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे और खुद फैसला लेंगे। दरअसल 9 सितंबर को, यानी आज, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसमें एनडीए के महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के साझी उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी से है। धनखड़ जी के करीबियों का दावा है कि धनखड़ ने खुद इस्तीफा नहीं दिया था, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक उनके पास 2 विकल्प थे। पहला विकल्प अपने मर्जी से इस्तीफा दे दे, दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करे, क्योंकि राजनाथ सिंह जी के यहाँ पे ब्लैंक पेपर पे सांसदों के सिग्नेचर हो चुके थे। उपराष्ट्रपति भवन से भी करीब करीब यही खबरें बाहर आ रही थी। अब सही क्या कारण हो सकता है? धनखड़ जी को 2 लोगों के जरिए इस्तीफा देने का संदेश भेजा गया था। उसके पीछे असल वजह क्या थी वो धनखड़ ही बता पाएंगे। ये बात कंफर्म है कि धनखड़ के इस्तीफा देने के लिए 21 जुलाई को ही संदेश भेजा गया था। पूर्व उपराष्ट्रपति के पास 2 विकल्प थे और नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारी चल चुकी थी। धनखड़ ने अब तक पूरी कहानी नहीं बताई। वे फोन पर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते। उनसे मुलाकात का संयोग, जो सोर्स है वो कह रहा था कि मुलाकात का सहयोग नहीं बन पाया। थोड़ी बहुत मुलाकात हुई, लेकिन उसमें ज्यादातर नहीं वो खुल के बोले। अब अविश्वास प्रस्ताव आता कैसे, यदि ये हम देखें, 10 बजे यदि आप लोकसभा महासचिव को ये प्रस्ताव देंगे, इस प्रस्ताव पर 50 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। लोकसभा स्पीकर इसको स्वीकार करके तारीख और समय तय करता। विश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के 10 दिन के अंदर सदन में चर्चा होना जरूरी है। 10 दिन आउटर लिमिट है। धनखड़ जी के मामले में 5 मिनट के अंदर चर्चा शुरू हो जाती। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री इसका जवाब देते और फिर प्रस्ताव पे वोटिंग किया जाता और जैसा प्रस्ताव है वैसा आ जाता। जो बार बार एक आरोप लगता था कि उन्होंने प्रोटोकॉल को लेके वो बहुत नाराज थे। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति से नीचे और
प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। खबरें ऐसी भी आई है कि पूर्व राष्ट्रपति लगातार अपने पद के मुताबिक प्रोटोकॉल चाहते थे जो उन्हें सरकार से नहीं मिल रहा था। तो जब उनके नजदीकी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा इसमें गलत भी क्या है भाई। पूर्व उपराष्ट्रपति ने एक बार मीटिंग के दौरान गृह मंत्री के हंसने पर सख्त लहजे में आपत्ति जताई थी। ऐसे और भी किस्से हैं, हालांकि खुद धनखड़ जी बताएंगे तो ठीक रहेगा। अमित शाह किसी मीटिंग में हंस गए और उपराष्ट्रपति को लगा कि वो उपराष्ट्रपति होते हुए भी उस पद की गरिमा नहीं रखी जा रही है, तो उनने उनको डांटा था। ऐसा ही शिवराज के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। दूसरी बात जो थी, संघ और धनखड़ इनके संबंध। धनखड़ संघ के करीबी चाहते थे। वो संघ के कई बड़े नेताओं से भी मिले। उन्होंने संघ के खिलाफ हो रही अवहेलना और उनकी सलाह को अनदेखा किए जाने की भी शिकायत की थी। पिछले 1 साल के अंदर संघ के पक्ष में उनके कई बड़े बयान भी आए। ये वही समय था जब संघ और बीजेपी के बीच मीडिया में दरार की खबरें आ रही थी। धनखड़ को लगा था कि संघ उनके पक्ष में खड़ा होगा। हालांकि संघ ने साफ कर दिया था कि वो इस मामले में तटस्थ रहेंगे। सोर्स ने बताया कि संघ ने उल्टा धनखड़ से ये कहा कि पब्लिक मंच से वे संघ की तारीफ न करें क्योंकि इससे 2 संदेश जाएंगे। पहला, ये लोग कि संघ के इशारे पर ये सब हो रहा है। दूसरा, पार्टी संगठन के बीच में गलतफहमी फैलेगी। ये संघ का ओरिजिनल कैरेक्टर है वैसा देखा जाए तो। अक्सर संघ समय आने पे किसी का साथ नहीं देते। गडकरी का जब अध्यक्ष पद के लिए दूसरी बार फॉर्म भर जाना था, उनको दूसरी बार अध्यक्ष बनाने के लिए बाकायदा अमेंडमेंट हुआ था बीजेपी के संविधान में। लेकिन जब आरोप लगे तो संघ ने साथ देने के बजाय साथ छोड़ दिया और गडकरी अकेले पड़े और गडकरी का इस्तीफा हुआ। हालांकि गडकरी जी ये बात मानने को तैयार नहीं। वो हमेशा कहते हैं कि मैं संघ का एक निष्ठ हूं और संघ जो कहेगा वही मेरे लिए फाइनल है। लेकिन संघ ने उनका भी साथ नहीं दिया। संघ ने संजय जोशी का भी साथ नहीं दिया। संघ के लिए जो जो लड़ा उसका साथ सभी संघ ने नहीं दिया। संघ की आलोचना संविधान के खिलाफ 31 जुलाई को उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल जी सुमन की अध्यक्षता की नियुक्ति पर सवाल उठाया। दरअसल इसमें संघ का नाम आया। इस पर धनखड़ ने कहा, आरएसएस की आलोचना संविधान के खिलाफ है। देश को आरएसएस पर गर्व होना चाहिए। ऐसे कई, एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, जो लगातार धनखड़ साहब संघ की वाही करते थे। लेकिन फिर बहुत सारे विवाद उनसे भी जुड़े रहे। मणिपुर हिंसा पे संसद में भारी हंगामा हुआ। मोदी का वो आखिरी विंटर सेशन था, मोदी सेकंड टर्म का, जिसमें 141 सांसदों का निलंबन हुआ। उसमें 34 निलंबित सदस्य जो थे राज्यसभा से थे। न्यायपालिका के खिलाफ उन्होंने एक लगातार जंग छुड़ी थी। कृषि कानून में जब किसान लोग आंदोलन कर रहे थे तो उन्होंने उसकी खिलाफत की थी। कई जो खासकर 2024 के मानसून सेशन में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और टेलीकम्युनिकेशन बिल जैसे कानून मिनटों में पारित किए गए, जिसमें कोई चर्चा नहीं हुई। और सदन में कार्यवाही के दौरान धनखड़ ने कहा था, विपक्ष लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लेकिन इसके लेकर विपक्ष ने धनखड़ पर बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उनका लगातार कार्यकाल, मतलब धनखड़ जी उपराष्ट्रपति भवन में जब तक रहे और राज्यसभा का सदन चलाते रहे, वो काला अक्षरों से लिखा जाएगा, काले पन्ने में लिखा जाएगा। इतना उन्होंने सरकार के पक्ष में लगातार जाके काम किया। कुल मिलाकर धनखड़ जी ने जितना सरकार के लिए करना था किया, जितना संघ के लिए करना था किया। अब उनकी बात सच माने तो संघ ही डर गया था कि भाई हमारा ज़्यादा ये मत लीजिए, हमारे बारे में ज़्यादा मत बोलिए। और वही हुआ। हो सकता है कि संघ की ज़्यादा तारीफ करना, अमित शाह को सख्त लहजे में बोलना, ये तमाम बातें ये एक्यूमुलेट हुई। और फिर वर्मा जी के प्रति जो महाभियोग चलाना था, उस नोटिस को विपक्ष के एक्सेप्ट करके उन्होंने आखिरी कील जो है ताबूत में लगवा दी थी।
ये बात तो वो भी जानते नहीं थे कि उन पे इतना स्ट्रांग एक्शन होगा। उपराष्ट्रपति भवन के कुछ कर्मचारी बताते हैं कि जब कोई अपने पद से इस्तीफा देता है तो कुछ दिन पहले से विचार जरूर करता है। धनखड़ जी को एक दिन पहले तक ये पता नहीं था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने इस्तीफे से एक दिन पहले 40 किलो जलेबी मंगवाई और वो अक्सर ऐसा करते थे। उन्होंने इसे पूरे स्टाफ में बंटवाया था। अगर कुछ ऐसा अंदेशा होता तो शायद वो जलेबी नहीं बंटवाते। मैं कंफर्म्ड हूं, धनखड़ ने एक दिन पहले तक अपने इस्तीफे की खबर नहीं थी। उन्होंने भाव से भी ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया था, क्योंकि लगातार दूसरे दिन की उनकी अपॉइंटमेंट थी। 23 तारीख का तो उनका जयपुर और राजस्थान का दौरा था। अब जब उन्होंने 2 सितंबर को राष्ट्रपति भवन छोड़ दिया है, उपराष्ट्रपति भवन, अब दिल्ली के छतरपुर में एक फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए। वो अभय सिंह चौटाला जी का है, चौटाला परिवार का, क्योंकि उनको टाइप 8 बंगला अलॉट होना है जो उनके हकदार हैं, और उसको मुझे लगता है 4-5 महीने लगेंगे, और हो सकता है जितना ज़्यादा वो आक्रामक होंगे उतना वो समय ज़्यादा भी लग सकता है, हो सकता है मिले भी नहीं। अब चौटाला जी की 25 तारीख को जयंती है। उस जयंती को धनखड़ साहब क्या जाट सम्मेलन को एड्रेस करेंगे, और जब जाट सम्मेलन को एड्रेस करेंगे तो उपराष्ट्रपति पद पे क्यों निकले ये भी रेखांकित करेंगे, जो अनुमान लगाया जा रहा है, और वो खुल के बोलेंगे। क्या आने वाले समय के लिए धनखड़ साहब एक नया संकट, भाजपा के लिए वर्तमान सरकार जो कई संकटों से जूझ रही है उसमें एक नया संकट खड़ा होगा, या फिर मलिक साहब और धनखड़ साहब में एक बेसिक फर्क है। मलिक 2 कमरे के घर में रह रहे थे, कर्जा था उनके ऊपर, उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। धनखड़ साहब का उल्टा है, उनके कई प्रॉपर्टीज राजस्थान में बताई जाती है। कोई एक बड़ा मॉल बन रहा है राजस्थान में जो धनखड़ जी के मिल्कियत का है। जब अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर सरकार को एजेंसियों का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से करना आता है। तो क्या सरकार कोई डील करेगी उनको चुप रखवाने की, या फिर धनखड़ साहब इस जाटों के अपमान का बदला पूरा दिल खोल के सारी वस्तुस्थिति बयां करके देगा, जिससे फिर पार्टी की हालत खराब होगी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।